नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी प्री बोर्ड परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। सबसे पहले सही विकल्प पहले का आंसर दोस्तों रहेगा आपका ए नंबर, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। दूसरे ऑब्जेक्टिव का उत्तर दोस्तों रहेगा डी नंबर, एक एक्स गुणसूत्र। तीसरे नंबर का आंसर रहेगा ए नंबर, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से। चौथे नंबर का दोस्तों आंसर रहेगा हमारा सी नंबर, कैफीन। पाँचवें नंबर का आंसर रहेगा रिट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिक्त स्थान दोस्तों, पहले रिक्त स्थान में आपको अगुणित लिखना है, दूसरे रिक्त स्थान में निसेरिया गोनेरिया, तीसरे नंबर वाले में म्यूटेंट, चौथे नंबर वाले में हुमिलिन, पाँचवें नंबर में 5 जून। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दी है सही जोड़ी। इसमें देखिए दोस्तों, पहले का हमारा आंसर रहेगा पुरुष बांधीकरण, दूसरे नंबर का आंसर रहेगा एक्स तथा वाई, तीसरे नंबर का आंसर रहेगा हमारा डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन, चौथे नंबर का आंसर रहेगा राइजोबेरियम, पाँचवें नंबर का आंसर रहेगा प्रतिविषाणु प्रोटीन। अर्थात क्रम मिलान कर लीजिए 5 3 2 1 4। आगे दोस्तों एक शब्द में उत्तर में पहले नंबर में मनुष्य में शुक्राणु में कितने ऑटोसोम्स होते हैं दोस्तों? 22 ऑटोसोम होते हैं। आगे दोस्तों दूसरे नंबर को आप यहाँ से लिखते जाइए। दूसरे नंबर में हमारा रहेगा राइबोस शर्करा। तीसरे नंबर का हमारा आंसर रहेगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर में हमें दिया है IPM का पूरा नाम, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा रहेगा इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर आप चाहें तो इसे यहाँ से इंग्लिश में भी इसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। चौथे नंबर में दोस्तों रहेगा आनुवांशिक रूपांतरित जीन अर्थात जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। पाँचवें नंबर में हमारा आंसर रहेगा कवक और शैवाल। पाँचवें नंबर में देखिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर दिए हैं, अनिषेक जनन क्या है? तो हमारा आंसर दोस्तों रहेगा जनन की वह विधि जिसमें अंड या मादा युग्मक बिना निषेचन के ही भ्रूण नए पादपों में विकसित हो जाए। अध्ययन के दौरान यह देखा गया है कि निषेचन के लिए परागकणों का होना अनिवार्य है, यह एक उत्तेजना का कार्य करता है। उदाहरण के लिए दोस्तों दिया है मधुमक्खी और स्पाइरो गायरा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिक संबंधित कोई 2 नियम लिखना है हमें। तो 2 नियम में दोस्तों हमारा पहला नियम रहेगा पृथक्करण का नियम, दूसरा रहेगा दोस्तों प्रभाविता का नियम। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, जीन विनिमय दिया है, आप लिखते जाइए। जीन विनिमय की हेडिंग डालिए, अर्धसूत्रीय विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्र खंडों की दोस्तों अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जब डिप्लोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग अलग होना विकर्षण के कारण प्रारंभ करते हैं, तब ये कुछ स्थानों पर संलग्न रह जाते हैं। इन स्थानों को कीयज्म कहते हैं। इन स्थानों पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, कीयज्मा लिखा है। इन स्थानों पर सिस्टर क्रोमोडिड टूटकर फिर से क्रॉस के रूप में जुड़ जाते हैं, लेकिन गुणसूत्र खंडों के फिर से जुड़ने की इस क्रिया को क्रोमिया की अदला बदली हो जाती है। गुणसूत्रों के क्रोमियम की इसी अदला बदली को परस्पर जीन विनिमय कहते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का हम दोस्तों अथवा हल करेंगे, जेनेटिक कोड क्या है? तो आप लिखते जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा, mRNA में उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम दोस्तों को जो प्रोटीन अणुओं को कोड करते हैं आनुवांशिक कोड कहलाते हैं। सन 1950 में नीरेनबर्ग ने सर्वप्रथम जेनेटिक कोड के ट्रिपलेट की, यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, ट्रिपलेट की खोज की। इन्होंने एक ऐसे आरएनए का संश्लेषण किया जिसमें यू बेस था, इसे इन्होंने पॉलीयूरेसिल कहा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, जीन बैंक से आप क्या समझते हो? तो देखिए इसका आंसर दोस्तों यहाँ है जीन बैंक। जेनेमिक लाइब्रेरी या जीन बैंकों के अंदर जीनोम खंडों अथवा पूर्ण जीनोम को संरक्षित किया जाता है। जेनोमिक लाइब्रेरी
तैयार करने के लिए कई चरण के रूप में संपन्न कराई जाती है। पहला चरण रहेगा इसमें डीएनए खंडों का उत्पादन, डीएनए खंडों का वाहन, क्लोन प्लाज्मिड, कास्मिड विषाणु में प्रवेश। तीसरे नंबर में रहेगा दोस्तों क्लोन डीएनए का पोषक जीवाणु में प्रवेश। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों हम अथवा हल करेंगे। स्वप्रतिरोधकता किसे कहते हैं? स्वप्रतिरोधकता वहाँ प्रतिरोधकता जो जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती हैं, स्वप्रतिरोधकता कहलाती हैं। यह प्रतिरोधकता कई बीमारियों को पैदा कर देती हैं। ये बीमारियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि शरीर की रचना के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है। जैसे दोस्तों उदाहरण में दिया है, यदि शरीर में आरबीसी के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है तो यहाँ अपनी ही आरबीसी को नष्ट करके एनीमिया रोग पैदा करती है। अब इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 सुजान की किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 को दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए। वहाँ विधि है जिसके द्वारा भावी मानव पीढ़ी को आनुवंशिक आधार पर सुधारने का प्रयास किया जाता है। आजकल यहाँ जीव विज्ञान की शाखा का एक रूप ले चुकी है। सुजानकी में मानव सुधार के 2 कार्य किए जाते हैं। पहले कार्य द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से व्यक्तियों को प्रजनन के लिए प्रोत्साहित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों हम अथवा करेंगे। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं? ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत कवक, जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। यहाँ जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरे जीवाणु स्पाइरोलियम तथा एजोटोबैक्टर भी वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नीली हरी शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं जिससे इनकी उर्वरकता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का हम अथवा करेंगे। टीआई प्लाज्मिड क्या है? देखिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस नामक जीवाणु में पाए जाने वाले विशिष्ट प्लाज्मिड जो कि द्विबीजपत्री पौधों में संकरण के पश्चात ट्यूमर निर्माण को अभिप्रेरित करता है, टीआई प्लाज्मिड कहलाता है। यह जीन अभियांत्रिकी में वाहक का भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों सहजीविता से आप क्या समझते हैं? सहजीविता जब 2 जीव साथ साथ रहकर लाभ उठाते हुए जीवन व्यापन करें सहजीविता कहलाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों दिया है, उदाहरण लाइकेन में कवक व शैवाल मिलकर जीवन व्यापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का हम अथवा हल करेंगे। जनसंख्या विस्फोट के कोई 3 कारण। तो देखिए दोस्तों जनसंख्या विस्फोट के 3 कारण। पहला है रोगों व महामारियों पर नियंत्रण। दूसरा कारण रहेगा संचार व आवागमन के साधन। तीसरा दोस्तों रहेगा मनुष्य का वर्ष भर मैथुन काल होना। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों मानव शरीर पर एल्कोहल के कुप्रभाव को लिखिए। तो ये दोस्तों हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर पर एल्कोहल के कुप्रभाव निम्न है। पहला दोस्तों रहेगा मस्तिष्क नियंत्रण की शक्ति समाप्त हो जाती है। दूसरा गलत सही सोचने की क्षमता कम हो जाती है। मस्तिष्क की अभिक्रियता में सारे संबंध भूल जाता है। तीसरा रहेगा दोस्तों रोग प्रतिरोधकता शक्ति समाप्त हो जाती है। चौथा रहेगा एल्कोहल के आदि व्यक्ति की पुतलियाँ फैल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों बायोपायरेसिस किसे कहते हैं? बायोपायरेसिस आज इसका आंसर दोस्तों आज विश्व में बहुत ऐसे संगठन एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई हैं जो किसी देश विशेष में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन कर रही हैं। इसे बायोपायरेसिस कहते हैं। ये जैव आगे दोस्तों इसी में है संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग है। इसके अंतर्गत बिना किसी
सूचना के जैविक संसाधनों का संग्रह करने के बाद में उपयोगी उत्पादकों को व्यावसायिक स्तर पर तैयार करने में किया जाता है। इसके अंतर्गत पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा आनुवंशिक पदार्थ आते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसका अधिकाधिक लाभ ले रही हैं और स्थानीय समुदाय को इस लाभ से वंचित कर रहे हैं। इस पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, इसका हम अथवा हल करेंगे। पुनर्योगज डीएनए तकनीक का महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा रहेगा, पहले आप हेडिंग डाल दीजिए पुनर्योगज डीएनए तकनीक का महत्व व उपयोग। इसमें देखिए दोस्तों, नंबर 1 रहेगा, इस तकनीक की सहायता से विभिन्न पुनर्योजन वैक्सीन का विकास जैसे हेपेटाइटिस हुआ है। दूसरा रहेगा, इसकी सहायता से जिन क्रिया अध्ययन में सुविधा हुई, नियमन अध्ययन में दोस्तों सुविधा हुई। तीसरा रहेगा, इस तकनीक द्वारा उत्कृष्ट किस्म की प्रतिरोधक प्रतिजैविकों का उत्पादन किया जाता है। चौथा रहेगा, इस तकनीक द्वारा आनुवंशिक रोगों को भ्रूणीय अवस्था में ही सही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, जलीय पौधों के विशिष्ट लक्षण को लिखेंगे दोस्तों हम। पहले आप हेडिंग डालिए, जलीय पौधों के विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। नंबर 1 दोस्तों, इन पौधों की बाह्य त्वचा पर उपत्वचा का अभाव होता है। दूसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों, इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है तथा जड़ें प्रायः छोटी एवं शाखा रहित होती हैं। उदाहरण में जैसे दिया है, वोल्फिया नामक आवृत्तीय पादप में तो जड़ें का अभाव होता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, इन पौधों का संपूर्ण पादप शरीर जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण में सहायक होता है। अगला दोस्तों हमारा रहेगा, पर्णवृंत लंबे, लचीले, स्पंजी एवं श्लेष्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं इसे पढ़ देता हूँ। पहला पॉइंट हमारा रहेगा, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों इधर लिखना है, इसमें माध्यम जैसे कीट, जलवायु की आवश्यकता होती है। दूसरा रहेगा, इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। दोस्तों इधर रहेगा, इसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा, बार बार स्वपरागण होने से पुष्प कमज़ोर हो जाते हैं। दोस्तों इधर लिखना है, इसके पुष्प प्राय मजबूत होते हैं। चौथा पॉइंट हमारा रहेगा, इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। पाँचवा पॉइंट दोस्तों रहेगा, इस परागण में पौधों की शुद्धता बनी रहती है, इस परागण में पौधों की शुद्धता दोस्तों नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, इसका हम अथवा हल करेंगे, डीएनए व आरएनए में अंतर। पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 1 दोस्तों हमारा रहेगा, इसमें डीऑक्सीराइबोशर्करा पाई जाती है। आपको इधर लिखना है दोस्तों, इसमें राइबोशर्करा पाई जाती है। दूसरा पॉइंट रहेगा, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। दोस्तों इसकी संरचना एक कुंडली होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। इधर आपको लिखना है दोस्तों, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों रहेगा, इसका अणुभार अधिक होता है, इसका अणुभार कम होता है। पाँचों पॉइंट, यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक लक्षणों के वाहक होते हैं, यहाँ प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 22वां क्वेश्चन, भारत में वन्य जीवों के विलुप्त हुए कारण पर विस्तृत व्याख्या लिखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा, आदिकाल से ही जंतुओं की विभिन्न जातियाँ प्राकृतिक कारणों से विलुप्त होती जा रही हैं, जैसे एनोमाइट्स, दैत्याकार, सिफेलोपोड्स, कामा लगा के दोस्तों आपको लिखना है, बेक्रियोपोड्स तथा डायनोसोर्स मानव आगमन के पूर्व ही मध्य जीव कल्प में समाप्त होते होते विलुप्त हो गए हैं। बढ़ती मानव जनसंख्या ने अन्य जीवन एवं उनके प्राकृतिक आवासों का दोहन किया है। साथ ही बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं प्रदूषण के परिणामस्वरूप जंतुओं के लुप्त होने की गति बढ़ती जा रही है। 17वीं, 18वीं एवं 19वीं सदी में जंतुओं की क्रमशः दोस्तों कामा लगाते आना है 7, कामा 11 एवं 27 प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं, जबकि 20वीं सदी में जंतुओं की 67 प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं। आगे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका। आगे मानव द्वारा वन्य जीव के विनाश कारण के 2 श्रेणी में आते हैं। पहला दोस्तों आप पहला पॉइंट डालिए, प्रत्यक्ष विनाश। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
लिखते जाइए दोस्तों। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप इसे लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से लिख लेना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों आप। ये देखिए दोस्तों आपका अप्रत्यक्ष विनाश, ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, ताकि इसी तरह के पेपर की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलती रहे। यहाँ सारे क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी पुस्तक से ही लिखे गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।